मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ जनरल साइंस की। ये हमारा जो पार्ट है ये पार्ट 11th है। तो जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं देखे हुए वो पहले पहले के लेक्चर देखें ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो अभी हाल ही में एसएससी के द्वारा 20,000 वैकेंसीज निकाली गई हैं और उन्होंने अपना नया पैटर्न निकाला है जिसमें अब जो मेन का पेपर रहेगा उसमें जीएस रहेगा। जीएस के 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो 25 क्वेश्चन है मतलब आपके स्कोरिंग पोर्शन होगा। तो इसीलिए जीएस को आप लाइटली ना ले, जो लाइटली लेते थे उनको मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि जीएस आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप अपनी तैयारी ढंग से कर रहे होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये देखिए ये डायग्राम है। अब हमारी जो लाइट है वो यहाँ से आती है, ठीक है, पहले सीधी निकल जाएगी। फिर ये जो हमारे पास पानी है, मतलब ये कि हमारे पास कोई पानी है या कोई भी मटेरियल हो सकता है, जिस ठीक है तेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से लाइट आएगी और वापस इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो ये प्रोसेस चलती रहती है और जब लाइट जो है यहाँ पे इस इंटरफेस पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी और वापस अपनी सतह के माध्यम से वापस आ जाएगी, उसी मतलब मीडियम में वापस आ जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स। इस फिनोमिना को होने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा, जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए किससे, 90 डिग्री से। तो ही ये फिनोमिना हो सकता है कि क्रिटिकल एंगल जो है ग्रेटर देन द सर्टेन लिमिटिंग एंगल दैट इज अ क्रिटिकल एंगल। कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा, क्रिटिकल एंगल है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा, मतलब कम होना चाहिए। इंसिडेंट इज हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। क्लियर है बात। तो हमारे पास इसका एक लो बनता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, एन इज इक्वल टू 1 में साइन टी। क्लियर है जी। ये हमारे पास रिजल्ट होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पेपर में पूछा जाता है कि इस पे कौन कौन से फिनोमिनाज काम करते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारा मिराज बनता है, ठीक है, जो मिराज होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। जो हमें लगता है कि रेगिस्तान में पानी है बट वहाँ पे पानी नहीं होता है, तो पूछा जाएगा कि जो मिराज है वो किस फिनोमिना पे वर्क करता है या किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो किस सिद्धांत पे काम करता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या पेपर में ऐसे लिखा होगा TIR, मतलब इसका मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो हमारे हमारे पास दूसरा है इसका एग्जांपल, द साइनिंग ऑफ द एम्प्टी टेस्ट ट्यूब इन द वाटर। कि जो हमारे पास पानी में खाली जो परख नली होती है, परख नली का चमकना, वो भी किस फिनोमिना पे है, TIR जो हमारे पास सिद्धांत है उस पे काम कर। नेक्स्ट है कि जो हमारे पास ग्लास में क्रैक आ जाता है, कांच के बर्तन में दरार का चमकना। कि जो हमारे पास कांच के हमारे पास जो बर्तन होते हैं, अगर उसमें क्या आ जाए, दरार आ जाए, तो वो भी क्या करते हैं, चमकते हैं। तो वो भी किस फिनोमिना पे, वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो डायमंड चमकता है, तो डायमंड किस पे चमकता है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर हम जियो में यूज़ करते हैं, जो जियो में हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो फाइबर यूज़ की जाती है, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ की जाती है, मतलब वहाँ क्या होता है कि ऐसे वायर होती है, क्लियर है, उसके अंदर सिग्नल जाता है तो सिग्नल का लॉस नहीं होता है, ये अंदर ही रहता है, मतलब इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हिंदी में बोले तो कुल आंतरिक प्रतिबिंब। जो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, कुल आंतरिक प्रतिबिंब पे ये सारे के सारे जो फिनोमिना, सारे के सारे जो सिद्धांत है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ लेंस। अब लेंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, दो टाइप के लेंस होते हैं। क्लियर है।
एक को बोला जाता है कि हमारे पास कन्वेक्स लेंस और दूसरे को बोला जाता है कनकेव लेंस। अब ये मिरर से उल्टे होते हैं। कन्वेक्स लेंस वहां पे होता था डाइवर्जिंग, यहाँ पे क्या होता है कन्वर्जिंग, मतलब सारी की सारी जो लाइट है वो क्या करती है, एक जगह पे हमारे पास इकट्ठी हो जाती है लेंस में। अब जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी शेप होती है ऐसी, क्लियर है जी, उसकी शेप रहती है ऐसी, इसको बोलते हैं कन्वेक्स। ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। और कनकेव की हमारे पास शेप होती है ऐसी, क्लियर है, कि इसका जो हमारे पास अंदर से ये साइड से क्या होता है, देखिए ये हमारे पास थिक होगा और यहाँ पे ये साइड से थिन होगा, तो हमारे पास ये कनकेव है और ये क्या है, कन्वेक्स है। कनकेव लेंस को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस और कन्वेक्स को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। अब बोला गया है कन्वेक्स लेंस आर थिक इन द मिडल, ठीक है, बीच से क्या होगा, थिक होगा, साइडों से क्या होगा, थिन होगा, एंड थिनर एट द एजेस, एंड द कनकेव लेंस इज फ्लैट इन द मिडल एंड द थिकर एट द एज, और थिक वहां से क्या होगा, मोटा होगा। मतलब कि हमारे पास दो लेंस होते हैं, एक होता है अप्तर लेंस जिसको बोला जाता है अभी सारी, और दूसरे को बोला जाता है अपसारी, ठीक है। अवतल लेंस को क्या बोला जाता है, उत्तर लेंस को बोला जाता है अभिसारी मतलब कनकेव, और अवतल लेंस को बोला जाता है अपसारी मतलब डाइवर्जिंग। अब उत्तर लेंस के बीच में मोटे और किनारे जो होते हैं वो पतले होते हैं, कि बीच से ये मोटा होता है और किनारे इसके क्या होते हैं, पतले होते हैं। जो अवतल लेंस होता है ये बीच से स्पाट होता है और उसके जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं। मैंने आपको डायग्राम बना दिया। ये हमारे पास कौन सा लेंस है जी, उत्तल, कौन सा ये, उत्तल। और जो हमारे पास दूसरा लेंस है ये कनकेव, इसको बोलते हैं अवतल, ठीक है। अब आपको अवतल और उत्तल लेंस में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पेपर में आता है कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, तो वो जी कन्वेक्स है। अगर पूछे जाए कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, तो वो कनकेव, ठीक है। दोनों में उल्टा चलता है, ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस होता है इसको क्या बोला जाता है, अभी बताया मैंने, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है एज द लाइट रे बेंडिंग टूवर्ड्स द एंड कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट इज नोन एज अ फोकल लेंथ। कि हमारे पास क्या होता है कि जो लाइट आती है ये कनकेव लेंस क्या करता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है ऐसे, ये हमारे पास लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यहां से रे आएगी, ठीक है, यहां से रे आती है, यहाँ पे जाएगी, इसके सेंटर तक जाएगी यहाँ तक, और सीधी जाएगी और फिर डाइवर्ट हो जाएगी और यहाँ से पास, मतलब ये फोकस से निकलेगी। ये हमारे पास लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है, क्लियर है जी। तो यहाँ पे इस लेंस को क्या बोला जाता है, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है तो इनको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। अगर मैं दूसरा बोलूँ अदर हैंड साइड, जो हमारे पास कनकेव होता है उसमें उसको डाइवर्जिंग बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ द पैरेलल लाइट रे आउटवर्ड एंड डाइवर्जिंग देम एट द फोकल पॉइंट। मतलब कि दूसरा जो अवतल लेंस होता है जिसको अब सारी लेंस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे समानांतर प्रकाश किरणों को बाहर की ओर मोड़ता है और उन्हें किसी बिंदु पर मोड़ देता है। अब मैं इसका डायग्राम भी बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ कि हमारे पास कनकेव था, उसमें लाइट आई, उसने बेंड की और फोकस से पास होगी, मतलब इसने एक पॉइंट पे इनको इकट्ठा कर दिया। अब जो हमारे पास कनकेव होता है वो इस तरह से होता है। अब क्या होता है कि यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस रही इसकी, यहाँ से लाइट आएगी, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ से लाइट गई यहाँ तक जाएगी, इसको ये क्रॉस नहीं करती है, ये इसका सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से ये क्रॉस हो जाती है, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे क्या बनती है, यहाँ पे ये फोकस पे, क्लियर है जी बात। तो यहाँ पे इसने क्या करा, ये हमें डाइवर्ज किया, मतलब इसने लाइट को क्या किया, फैला दिया, और इसने क्या किया, इकट्ठा किया। तो ये हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस होता है और ये हमारे पास है कन्वर्जिंग लेंस होता है। बात क्लियर है। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके भी बता दिया है कि कौन सा फिनोमेना कैसे होता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता चल गया हो। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम किसी भी लेंस को लिक्विड में डुबो के रखें और उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो वो क्या हो, बड़ा ज़्यादा हो, मतलब कि अगर जब हम किसी लेंस को
उच्च जो होता है हमारे पास अपवर्तनांक के तल में डुबाया जाता है तो फोकल लंबाई है वो बढ़ जाती है और उत्तल लेंस और अवतल लेंस के रूप में बिहेव करता है, और एक इसके विपरीत। मतलब कि हमारे पास अगर मैं किसी जो लेंस है, जो हमारे पास जो कोई भी लेंस है, अगर मैं किसी लेंस को लिक्विड के बीच में डाल दूं, मान लो ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इसके बीच में लिक्विड पड़ा हुआ है और इसके बीच में मैंने कनकेव लेंस को डाल दिया। क्या डाल दिया? कनकेव लेंस। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी जी? बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ये। फोकल लेंथ क्या करेगी? इसकी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? अगर मैं किसी भी लेंस को लिक्विड के बीच में डालता हूं, ध्यान से सुन लेना, लिक्विड के बीच में डालता हूं तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है, और जो कन्वेक्स लेंस है वो बिहेव करने लग पड़ता है कनकेव की तरह। ठीक है? अगर कनकेव को डालूंगा तो वो बिहेव करेगा किसकी तरह? कन्वेक्स की तरह। क्लियर है बात? इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी लेंस को लिक्विड के बीच में डाला जाता है तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। मतलब जो उत्तल लेंस है वो बिहेव करने लग पड़ेगा अवतल लेंस की तरह, अगर मैं अवतल को डालूंगा तो वो बिहेव करने लग पड़ेगा कन्वेक्स लेंस की तरह। इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास एक हवा का बुलबुला, फंसा हुआ पानी और कांच उत्तल के रूप में दिखाई देता है लेकिन अवतल लेंस के रूप में व्यवहार करता है। कि अगर हमारे पास जो भी एयर बबल होते हैं जो पानी के बीच में बनते हैं या ग्लास के बीच में बनते हैं, वो कैसे, उनकी जो शेप रहती है वो किस हिसाब के होते हैं? कनकेव के होते हैं। बट बिहेव एज सॉरी, होते वो कन्वेक्स के और बिहेव किसकी तरह करते हैं? कनकेव की तरह करते हैं। क्लियर है जी? मतलब कि अगर कोई हवा का गुब्बारा पानी के बीच में फंस जाता है या ग्लास के बीच में, तो वो अपेयर्स, लगता हमें, दिखता वो कैसा है? कन्वेक्स की तरह, मतलब उत्तल की तरह, बट वो बिहेव कैसे करता है? अवतल की तरह। क्लियर है बात? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन क्या होता है कि हमारे पास जो सन की लाइट है वो क्या होती है कि प्रिज्म से पास होती है और स्प्लिट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। देखिए यहां से वाइट लाइट आई, ये पहले रहेगी बेस के, और फिर यहां से क्या करेगी? स्प्लिट कर जाएगी 7 कलर्स में। क्लियर है जी? अब स्प्लिट करेगी 7 कलर में, तो इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? डिस्पर्जन बोला जाता है। मतलब कि जब भी हमारी लाइट ब्रेक हो जाएगी 7 कलरों में तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा? डिस्पर्जन कहा जाएगा। ध्यान रख लेना कि सन से जो लाइट आ रही है, सूर्य से जो रोशनी आ रही है, श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो वे अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाती हैं, और इस परिघटना को प्रकाश का परिप्रेक्षण कहा जाता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परिप्रेक्षण कहा जाता है। क्लियर है जी? अब हमारे पास जो ये जो लाइट है वो कितने कलरों में टूट जाती है? 7 कलरों में टूट जाती है। तो इस फिनोमिना को डिफरेंट एक स्पेक्ट्रा बनता है जिसको बोला जाता है विबग्योर। क्या बोला जाता है? विबग्योर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। विबग्योर मैंने आपको पहले भी बताया था। विबग्योर, ठीक है। अब विबग्योर हमारे पास क्या रहता है? बी से वॉयलेट, मतलब बी से हमारे पास जो कलर होगा वॉयलेट, आई से इंडिगो, पी से ब्लू, जी से हमारे पास ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड होता है। क्लियर है जी? अब ये जो हमारी लाइट है वो 7 कलरों में टूटती है, तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, पेपर में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा लंबी वेवलेंथ, जो ऐसी लाइट जो दूर से भी दिख जाती है, तो आपने टावर पे एक लाल सी बत्ती देखी होगी जो आप कहीं भी हो आपको दिख जाएगी, तो इसका मतलब कि उसकी वेवलेंथ क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो रेड कलर की वेवलेंथ मतलब उसकी वेवलेंथ मतलब वो दूर से दिख जाएगी, तो मतलब वेवलेंथ उसकी क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो उस जो हमारे पास
सबसे कम लीस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, वो हमारे पास किसकी होगी जी, वॉयलेट की होगी। ध्यान में रख लेना कि हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। क्लियर है। अगर मेरे पास रेड कलर की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। उसी तरह पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीस्ट डेविएटेड कलर कौन सा होगा, सबसे कम डेविएट कौन सा कलर करेगा, तो लीस्ट डेविएटेड करता है रेड कलर। ठीक है, मतलब बिखरता सबसे कम कौन है, रेड कलर बिखरेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो बिखरेगा वो कौन सा कलर बिखरेगा, वॉयलेट। कौन सा बिखरेगा, वॉयलेट कलर। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, मैं इसलिए बता रहा हूं। जो रेड कलर है वो सबसे कम बिखरेगा और जो वॉयलेट है वो सबसे ज्यादा बिखरेगा। अब हमारे पास मैंने आपको क्या बताया कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा, रेड की ज्यादा, दूर से दिखेगा। या ध्यान रख लेना, ध्यान रखने का जो आपके पास ट्रिक ये है कि दूर से कौन सी लाइट दिखेगी, टावर पे कौन सी लाइट लगी होती है, लाल लगी होती है, इसलिए दूर से दिख जाती है। तो उसकी लेंथ क्या है, मतलब काफी दूर है, मतलब वेव लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है, किलोमीटर में होगी, मीटर में होगी। ठीक है, तो वेव लेंथ हमारे पास क्या है, रेड की ज्यादा है, किससे, वॉयलेट से। क्लियर है। बट फ्रीक्वेंसी उल्टी होती है, फ्रीक्वेंसी रेड की क्या होगी, कम होगी, किससे, फ्रीक्वेंसी किसकी, वॉयलेट से। क्लियर है। ये मैंने आपको रिलेशन भी बता दी, इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और बना था हमारे पास जो आर्मी टेक्निकल का पेपर था कि ऐसी कौन सी लाइट है जो पैरेलल टू बेस रहती है, जो अनडेविएटेड रहती है, तो वो है हमारे पास येलो लाइट। ठीक है, जो पीला कलर है वो अनडेविएटेड रहता है, वो पैरेलल टू बेस रहता है। ये भी हमारे आर्मी टेक्निकल में क्वेश्चन पूछा जा चुका। क्लियर है बात है। तो हमारे पास जो येलो कलर है वो अनडेविएटेड रहती है। सबसे ज्यादा डेविएट होती है हमारे पास, सबसे ज्यादा जो डेविएट होती है वो कौन सी होती है, वॉयलेट। और सबसे लीस्ट डेविएटेड होती है रेड। क्लियर है, मतलब बिखरेगी सबसे कम कौन, लाल, और सबसे ज्यादा बिखरेगी कौन। अब इस पे कौन कौन से फिनोमिनाज हैं, जो हमारे पास रेनबो बनता है, जो रेनबो हमारे पास इंद्रधनुष बनता है, तो वो किस फिनोमिना पे बनता है, जो ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट था, जो हमारे पास प्रकाश के प्रशिक्षण जो था, उस फिनोमिना पे क्या बनता है, हमारा इंद्रधनुष बनता है। जब पानी की बूंदों में से सूर्य का प्रकाश पास होता है, तब वो जो हमारे पास लाइट है, जो सन की लाइट है, वाइट लाइट है, वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलरों में। और जब लाइट 7 कलरों में टूट जाती है तब उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिस्पर्जन। अब देखिए, मैंने आपको पीछे समझाया कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा, रेड कलर की मैक्सिमम होती है क्योंकि वो दूर से दिख जाता है। और वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। कि जो हमारे पास लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो होगा वो सबसे अधिक होगा और बैंगनी का सबसे कम होगा वेवलेंथ। और जो ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ये भी टेक्निकल के पेपर में आया था कि जो प्राइमरी कलर्स होते हैं रेनबो के, जो अभी हमारे स्टेट में जो एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि हमारे पास जो प्राइमरी कलर होते हैं इंद्रधनुष के वो कौन से होते हैं, लाल, हरा, नीला। ध्यान रख लेना कि प्राइमरी कलर जो मेन हमें कलर दिखते हैं इंद्रधनुष में वो कौन से होते हैं, लाल, हरा, नीला जो होते हैं उसके प्राइमरी कलर होते हैं। और जो उसके सेकेंडरी कलर होते हैं जो कम, वो कौन से होते हैं, हरा और मेजेंटा जो होता है, ब्लू और पीला, लाल और जो हमारे पास सियान जो होते हैं, ये कौन से होते हैं, पूरक रंग होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो जो हमें अच्छी तरह से कलर देखते हैं वो जो प्राइमरी कलर होते हैं वो कौन से होते हैं, लाल, हरा और नीला जो होता है वो रेनबो का। क्लियर है। डिस्पर्जन पे हमारे पास जो इंद्रधनुष बनता है वो किस फिनोमिना पे काम करता है, तो वो जो हमारे पास फिनोमिना है उसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है कि जब हमारी लाइट, हिंदी में बताता हूं पहले, जब प्रकाश किसी भी माध्यम से गुजरता है जिसमें कण निलंबित होते हैं जिनका आकार प्रकाश की जो हमारे पास तरंग दैर्ध्य के क्रम में होता है, तो इन कणों को टकराने से प्रकाश अलग अलग दिशाओं में विचलित हो जाता है। अब इसका बोलने का मतलब क्या है
कि जब भी हमारी जो लाइट है वो किसी भी मीडियम से क्रॉस होती है, मतलब मान लो ये मीडियम है, तो लाइट जो होती है वो फैल जाती है, स्कैटर्ड होता है फैलना, कि उन पार्टिकल से टकराने के बाद हमारी लाइट क्या करेगी, फैल जाएगी, और उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो स्कैटर करती है, फैलती है, मैंने आपको क्या बताया, वोयलेट। वोयलेट क्या होगी, सबसे ज्यादा फैल जाएगी। और सबसे कम फैलने वाली लाइट कौन सी है, रेड, क्योंकि वो हमें दूर से दिख जाती है, अगर वो फैल जाती तो हमें दिखती नहीं। क्लियर है? तो इसीलिए जो रेड कलर है वो क्या है, हमें जो कम फैलता है इसलिए हमें दूर से दिख जाता है, और जो वॉयलेट कलर है वो क्या है, सबसे ज्यादा फैलता है इसलिए हमें दिखता नहीं है। तो स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका एक फिनोमिना होता है, ध्यान में रख लेना, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4, कि जिसका हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी। क्लियर है? तो हमारे पास ये एक रिलेशन होती है स्कैटरिंग की, जिसको कॉची इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे कौन कौन से जो हमारे सिद्धांत है वो काम करते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो बैंगनी कलर होगा उसका जो परिवर्तन होगा वो अधिक होगा एज कंपेयर टू लाल रंग। ठीक है? अब हमारे पास जो आसमान हमें नीला दिखता है वो किस वजह से दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ वॉयलेट लाइट, कि जो हमारे पास आसमान हमें नीला क्यों दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है, ध्यान रख लेना। और वो लाइट कौन सी होती है, वॉयलेट लाइट होती है। कि आसमान नीला दिखने का कारण क्या है, तो वो कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो हमारे पास जब सूरज डूबता है या उगता है तब वो हमें लाल दिखता है, ठीक है, सनसेट के टाइम और सनराइज के टाइम, तो वो हमारे पास ब्रिलियंट रेड कलर हमें दिखाई देता है। तो वो भी किस वजह से दिखाई देता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पता नहीं ये वाले जो क्वेश्चन है कितनी बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं, कि जब सूरज उगता है या सूरज अस्त होता है तो उसका जो कलर है वो तेज लाल रंग का दिखता है। तो वो किसकी वजह से दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो फिनोमिना है, जो सिद्धांत है, उस पर वो काम करता है। बात क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और जो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो वो जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, तो ढंग से उसको सुनते रहना। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और जो हमारा चैनल है यूसी लाइव उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू बनाए रखें और आने वाले पेपरों में आप अच्छा स्कोर करें। ठीक है? इसके बाद हमारे पास ह्यूमन आई, कि जो हमारे पास मनुष्य की आंख होती है, जो हमारे पास मनुष्य की आंख होती है उसका, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस होता है जहां तक हम देख सकते हैं, मतलब हमें अगर 25 सेंटीमीटर, ये भी पेपर में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है जी? अब इसमें हमारे पास क्या कहा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, कि अगर मुझे क्या करना है, किसी भी बुक को पढ़ना है तो जो बुक है मेरी आंखों से कितनी दूर होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वो 25 सेंटीमीटर से पास हुई तो मैं उसको नहीं पढ़ पाऊंगा। तो अगर मुझे किसी भी चीज को पढ़ना है तो वो अपनी आंखों से उसको कितना दूर रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर। अब आंखों में कुछ दोष होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यहां से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये वाला दोष कौन सा होता है, ये वाला दोष कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट है, और इसको कैसे ठीक किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मायोपिया। ठीक है? मायोपिया जो होता है जिसको बोला जाता है शॉर्ट साइटनेस, ठीक है, मतलब छोटी दृष्टि दोष, इसका उल्टा होता है, यहाँ पे लिखा है छोटी दृष्टि दोष। मतलब उसको क्या होता है कि छोटी पास की वस्तुएं दिखती हैं बट दूर की वस्तुएं, क्लियर है, नहीं दिखती हैं या ब्लर दिखती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, मायोपिया। मायोपिया से याद रख लेना, शॉर्ट साइटनेस, मतलब उसको पास की वस्तुएं दिखेंगी बट दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो वो वाला जो दोष होता है आंखों में उसको बोलते हैं मायोपिया। और इस दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस, कि मायोपिया को ठीक करने के लिए अप्टर लेंस का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास मायोपिया से कोई पीड़ित पीड़ित मरीज है, तो उसको ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे,
अपतल लेंस। क्लियर है जी। अपतल लेंस से इसको क्या किया जाएगा, दूर मतलब ठीक किया जाएगा, मायोपिया का इलाज किया जाएगा। बात क्लियर है। और मायोपिया ऐसी बीमारी है कि उसको पास की वस्तुओं तो दिखेंगी बट दूर की वस्तुओं उससे नहीं दिखेंगी या उसको ब्लर दिखेंगी। क्लियर है जी बात। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास जो आंखों में दोष होता है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है ये क्या होता है, इसको लॉन्ग साइटनेस कहते हैं, मतलब उल्टा। उसे दूर की वस्तुएं दिखेंगी बट पास की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। क्लियर है जी बात, कि उसको दूर की वस्तुएं क्या कर, मतलब अगर लॉन्ग साइटनेस है मतलब उसको दूर की वस्तुएं दिखेंगी बट पास की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। उस रोग को क्या कहते हैं, उस रोग को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो रेटिना के पीछे बनती है। पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि इमेज कहाँ पे बनती है आंख में, तो रेटिना पे बनती है। कहाँ पे बनती है, रेटिना पे क्या बनती है, इमेज बनती है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आंख में कौन सा लेंस होता है, तो आंख में होता है जी कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स मतलब जो उत्तल लेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्लियर है। तो आंख में जो हमारे पास लेंस होता है वो कन्वेक्स होता है और जो इमेज बनती है वो रेटिना में बनती है। बट जो बंदा हाइपरमेट्रोपिया से परेशान है, जिसे पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, तो उसके लिए जो इमेज बनती है रेटिना के पीछे बनेगी। क्लियर है। अब इस बीमारी को दूर करने के लिए जो लेंस यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। मतलब इस बीमारी को ठीक करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाएगा, उत्तल लेंस का यूज किया जाएगा। और मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है, कनकेव का। और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कन्वेक्स लेंस का। ध्यान में रखना, पता नहीं कितनी बार कितने पेपरों में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जो भी जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुए हैं कि मायोपिया की कौन सा दोष होता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया कौन सा दोष होता है, उसे कैसे ठीक किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारे पास प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है, मतलब एक ऐसे प्रकार का दोष होता है जिससे जो हमारे पास ह्यूमन है वो जो दोष रहता है उसमें से क्या होता है, ये जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनको इस प्रकार के दोष से ये पीड़ित रहते हैं, जिसको बोला जाता है प्रेस मायोपिया। जब मनुष्य आंख का लेंस सख्त हो जाता है, जो ज्यादातर उम्र बढ़ने के साथ होता है, क्योंकि मानव आंख का लेंस सख्त होने के कारण कम लचीला हो जाता है। लेंस आकार नहीं बदल सकता, क्योंकि क्योंकि ये ऐसा करता है ताकि किसी विशेष आसपास की छवि पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, और नतीजन ये छवि फोकस से बाहर दिखाई देती है। और इस दोष को क्या बोला जाता है, इस दोष को बोला जाता है हमारे पास प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया क्या होगा कि ना तो उसको पास की वस्तु ढंग से दिखेगी, ना उसको दूर की वस्तु, मतलब दोनों प्रकार का। आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए चश्मा यूज़ करते हैं, और देखने के लिए भी उन्होंने अपनी जो स्पेक्स होती है वो ऐसे रखी होती है। ठीक है। तो ये जो हमारे पास इसमें जो इस लेंस को दूर, मतलब इस बीमारी को दूर करने के लिए जो लेंस यूज किया जाता है उसे बोला जाता है बाईफोकल लेंस। ठीक है। इस बीमारी को दूर करने के लिए जो लेंस यूज किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, बाईफोकल लेंथ। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट है जिसको बोला जाता है एस्टिग्मेटिज्म। क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो आंख होती है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मतलब हॉरिजॉन्टली क्या होता है एक्स एक्सिस पे, और ये क्या होता है बाई एक्सिस, दोनों को एक साथ नहीं मेजर कर सकती। मतलब कि इतना कहाँ, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे बाई है, तो दोनों को पैरेलली नहीं देख सकती। ठीक है। तो उस दोष को क्या बोला जाता है, दृष्टिवैषम्य। दृष्टिवैषम्य। ठीक है। ये जो दोष होता है लिखा हुआ है कि तब होता है जब लेंस एक ही तरल में अलग अलग दिशाओं में चलने वाली छवि रेखाओं पर ध्यान केंद्रित करने में विफल
विफल रहता है। मतलब वो दोनों, मतलब जो हमारी आंख है वो एक साथ दोनों मेजरमेंट को मेजर नहीं कर सकती, ना तो वो वर्टिकली देख सकती है, मतलब एक साथ ना तो वर्टिकली देख सकती है ना हॉरिजॉन्टली। अगर उसको हॉरिजॉन्टली देखना है तो वो हॉरिजॉन्टली देखेगा, अगर वर्टिकली देखना है तो वर्टिकली, एक दोनों साथ, दोनों सिमुलटेनियसली दोनों को मेजर नहीं कर सकता। तो ऐसे दोष को क्या बोला जाता है? दृष्टि वैषम्य दोष। और इस दोष को ठीक करने के लिए जो लेंस यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंसेज। कि ये जो लेंस, ये जो बीमारी है, इस बीमारी को दूर करने के लिए जो लेंस यूज किया जाता है उसको बोला जाता है सिलेंड्रिकल। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में रहे हैं, तो उम्मीद करूंगा कि आपका यहां से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल दो प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, जिसमें क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस हम यूज करते हैं, जिसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? छोटी होती है। जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है? छोटी होती है, वो लेंस यूज किया जाता है। और जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो दो लेंसों के कॉम्बिनेशन से बना होता है, दोनों कन्वेक्स होते हैं। एक जो हमारे पास यूज होता है, जो इसमें एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ छोटी होती है, और एक होता है हमारे पास आई लेंस। दो प्रकार के हमारे पास ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। आपने अगर माइक्रोस्कोप देखा होगा तो माइक्रोस्कोप का जो आगे वाला होता है वो क्या होता है? बड़ा लेंस होता है और पीछे वाला छोटा। ठीक है, तो हमारे पास, सॉरी, जो माइक्रोस्कोप होता है उसका आगे वाला छोटा लेंस होता है, और जो हमारे पास पीछे वाला होता है वो बड़ा लेंस होता है। तो जो छोटा लेंस होता है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, वो दो लेंसों के मिलने से बनता है, ऐसे बनता है। तो जो छोटा होगा उसकी फोकल लेंथ भी छोटी होगी, जो बड़ा होगा उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होगी। ये आई लेंस होता है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। क्लियर है जी? और इसका जो हमारे पास जब फॉर्मूला रहता है, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी जो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला रहता है वो भी बता देता हूँ। एफ नोट ओवर में एफ ई इंटू में 1 प्लस में डी अपॉन में एफ ई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ढंग से लिख देता हूँ इसको, कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ किसकी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एफ नोट ओवर में एफ ई इंटू में 1 प्लस में डी अपॉन में एफ ई, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर मैं सिंपल माइक्रोस्कोप बोलूं तो उसकी एम इजिकल टू क्या होता है? माइनस डी अपॉन में एफ ई, एफ नॉट, सॉरी, डी अपॉन में यहाँ पे होता है डी अपॉन में यू होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास इन लेंसों का जो यूज़ है वो कहाँ किया जाता है? जो हमारे पास छोटे 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 जो हमारे पास कीटाणु या बैक्टीरिया होते हैं उनको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। अब टेलीस्कोप क्या होता है? कि टेलीस्कोप हमारे पास कॉम्बिनेशन ही होता है दो लेंसों का। उसमें एक लेंस होता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसको कन्वेक्स बोलते हैं, और उसका जो फोकल लेंथ होती है अपर्चर ज़्यादा बड़ा होता है। और जो हमारे पास आई लेंस होता है वो उसकी जो फोकल लेंथ होती है, जो हमारे पास दूसरा होता है वो आई लेंस होता है, और उसका वो भी क्या होता है? कन्वेक्स लेंस होता है, बट उसका अपर्चर क्या होता है? छोटा होता है, और उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो भी छोटी होती है। मतलब कि हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो इस तरह से होता है। बट जो हम आपने टेलीस्कोप देखा होगा, जो हमारे पास ग्रहों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारे पास आकाश में जितने भी प्लैनेट है या जो तारे हैं उनको देखने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो टेलीस्कोप। तो उसका आगे वाला लेंस क्या होता है? बड़ा होता है, और पीछे वाला क्या होता है? छोटा होता है। तो बड़े वाले लेंस का अपर्चर भी बड़ा हुआ और फोकल लेंथ भी क्या हुई? बड़ी हुई। ये छोटा लेंस है तो इसकी जो फोकल लेंथ भी होगी क्या होगी? छोटी होगी। तो ये हमारे पास क्या आता है? टेलीस्कोप इस प्रकार से बनता है जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जब हमारे पास कोई भी चार्ज है वो क्या करेगा? मूव करेगा, तब हमारे पास क्या आएगा? करंट आएगा। क्लियर है? अब हमारे पास जो चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लाइक चार्जेस, ठीक है, लाइक चार्जेस होंगे और अनलाइक चार्जेस होंगे।
अब लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे होंगे जो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर दोनों हमारे पास जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है हमारे पास लाइक चार्जेस है, और नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, जो अनलाइक है वो अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है जी बात। अब जो हमारे पास ये जो चार्ज होता है, जो चार्ज हमारे पास आता है क्यू, इसके जो यूनिट होते हैं, जो चार्ज के यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, कूलम। क्या होते हैं इसके यूनिट है, कूलम होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कूलम ने दिया था, कूलम होते हैं चार्ज के यूनिट। चार्ज जो होता है ना तो उसको कभी क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भेजा जा सकता है। अब जो चार्ज होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड इन नेचर होते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्लियर है, जो हमारे पास चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो चार्ज तो सेम ही होता है, बट यहाँ पे माइनस की जगह माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आ जाता है, इंटू 10⁻⁻⁹ है कूलम। ये प्रोटॉन पे और ये इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज रहता है। क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने गुजरने देते हैं, जो बिजली को अपने बीच में से गुजरने देते हैं, उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस, कि जो हमारे पास इसकी सतह पे जो मौजूद मुफ्त इलेक्ट्रॉनों के कारण यहाँ पे क्या आता है, करंट आता है, उसको कहते हैं हम कंडक्टर। कि मतलब कंडक्टर वो होंगे जो क्या करेंगे, ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। ओम्स लॉ मैंने आपको पढ़ा दिया था, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, मतलब जितना पोटेंशियल दूंगा उतना ही करंट आएगा, तो उनको बोलते हैं कंडक्टर। मतलब उसके पास क्या होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से इजीली क्रॉस होने देंगे, उनको क्या बोलेंगे, हम कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो कंडक्टर होते हैं वो मेटल्स, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या होंगी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगी। और जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं वे ऑल्सो भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। जो सिल्वर होता है, ठीक है, जो हमारे पास सिल्वर होता है, चांदी जो हमारे पास रहती है, ठीक है, वो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। कि जो हमारे पास चांदी होती है, जो हमारे पास सिल्वर रहता है, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने में से बिजली को क्रॉस नहीं होने देते, गुजरने नहीं देते, उनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। ठीक है जी। जैसे हो गया प्लास्टिक, जैसे होगी लकड़ी, जैसे होगी हवा, क्योंकि वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं गुजरने देंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, जैसे हमारे पास प्लास्टिक जो होता है वो जो अगर किसी को झटका लग जाता है तो उसको प्लास्टिक से हटाया जाता है या डंडे से मारा जाता है, क्योंकि जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, गुड, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस नहीं होने देती। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारे पास यहाँ पे दो वायर है, एक यहाँ पे, एक बंदा इस वायर के साथ झूल गया, ठीक है, अब इसकी बॉडी इसके साथ टच नहीं हो रही है, तो क्या ये जल जाएगा, नहीं, ये नहीं जलेगा, क्योंकि जब तक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो टच दूसरी वायर को ट्रांसफर ना हो, मतलब बीच में कोई मीडियम ना हो इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए, तब तक वो उसको झटका नहीं लगता है। क्लियर है जी बात। ये थे हमारे पास इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होते हैं। ऐसे जो ओम्स लॉ को फॉलो करें उन्हें इंसुलेटर बोला जाता है, या ऐसे जो अपने में से बिजली को गुजरने दे उनको कंडक्टर बोला जाता है, और जो ओम्स लॉ को फॉलो करें उन्हें कंडक्टर बोला जाता है। ऐसे जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस नहीं होने दे उनको इंसुलेटर बोला जाता है, और जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें उनको क्या बोला जाता है, इंसुलेटर बोला। क्लियर है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, करंट क्या होता है। अब करंट क्या होता है, जो हमारे पास आई, जो करंट होता है, देखिए आई इज इक्वल टू क्यू ओवर में टी, की द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ चार्ज, की जो हमारे पास चार्ज है वो पर यूनिट टाइम इज नोन एज ए करंट। तो करंट जो होता है वो क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। और जो हमारे पास इसके एसआई यूनिट होते हैं कंडक्टर के, वो क्या होते हैं, एम्पेयर होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास करंट के यूनिट क्या होते हैं, एम्पेयर होते हैं, और ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब एक आदर्श राशि होती है।
कौन सी, इलेक्ट्रिक करंट। अब जो हमारे पास जो पानी होता है, जो शुद्ध पानी होता है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि जो प्योर वाटर होता है डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, कि जो हमारे पास शुद्ध पानी होता है वो अपने में से बिजली को क्रॉस नहीं होने देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना कि जो हमारे पास शुद्ध पानी होगा, जो प्योर वाटर होगा, वो अपने में से पानी इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस है नहीं होने देता है। मोस्ट ऑफ द एसिड एंड द बेस एंड द सॉल्ट आर द कंडक्टर, कि जो एसिड है, कुछ बेस है और कुछ हमारे पास सॉल्ट है, वो क्या है, कंडक्टर होते हैं। when the electrodes are deep in the water and the electric current is passing through it, oxygen bubble is formed on the electrode connected to positive terminal of the battery and hydrogen bubbles are formed in the another electrode। अगर हम पानी के बीच में इलेक्ट्रोड को डालते हैं और बिजली अप्लाई करते हैं तो वहां से पानी से क्या निकलेंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, मतलब H2O है, तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोड के पास चली जाएगी और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोड के पास है चली जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी होने शुरू हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जो पानी होता है, शुद्ध पानी होता है, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस नहीं होने देता है, ध्यान रखना। क्लियर है। हिंदी में शुद्ध पानी बिजली को संचालित नहीं करता है और जो अधिकांश अम्ल होते हैं, मतलब एसिड होते हैं, क्षार होते हैं, बेस होते हैं और लवण जो होते हैं वो चालक होते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट है, अगर हम मतलब इसमें कहा गया है कि किसी भी इलेक्ट्रोड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो बैटरी का धनात्मक जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है से जुड़े इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं और दूसरे पे हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एमीटर। कि जो हमारे पास डिवाइस होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, मापा जाता है, उस करंट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एमीटर। और ये पता नहीं कितनी बार पेपर में आ चुका है कि सर्किट में एमीटरों को कैसे जोड़ा जाता है, तो सीरीज में जोड़ा जाता है। ध्यान में रखना कि हमारे पास अगर कोई भी सर्किट है तो यहाँ पे एमीटर कैसे लगा होगा, हमेशा सीरीज में लगा होगा। क्लियर है। तो हमेशा सर्किट में हम जो एमीटर को लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे जी, सीरीज में लगाएंगे। और जो आइडियल एमीटर होता है, जो हमारे पास करंट को मेजर करने के लिए जो एमीटर यूज किया जाता है, जो आइडियल आदर्श जो हमारे पास एमीटर होता है, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास आदर्श एमीटर होगा उसका जो आर होता है वो क्या होगा, जीरो होगा। कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। नेक्स्ट हमारे पास वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, दो सर्किट के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको मेजर करेगा। और जो हमारे पास वोल्ट मीटर है वो हमेशा कैसे लगाया जाएगा, सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। ध्यान रखना कि वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे लगाएंगे सर्किट में, अगर हमारे पास ये कोई सर्किट है तो वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगेगा जी, पैरेलल में लगेगा और अमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा। रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम और पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट होते हैं हमारे पास वोल्ट। क्या होते हैं, वोल्ट। क्लियर है जी। इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में जो आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने पहले भी बता दिया है इसलिए दोबारा फिर बता रहा हूँ। अब जो हमारे पास आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। कि जो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं, मीटर को सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है उसकी जो रेजिस्टेंस, जो आइडियल मीटर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो जीरो होती है, और जो हमारे पास आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है। ठीक है, इनफाइनाइट होती है मतलब। नेक्स्ट हमारे पास आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जो मैं जहां से मैं बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो पता नहीं एक एग्जाम में नहीं 2-3 एग्जाम में बन चुका है। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।